Hello friends, in this video we are going to talk about a very important concept in polity that is writs। ठीक है, तो इस वीडियो में हम writs के बारे में बात करेंगे और writs इतने important हैं कि जिस आर्टिकल में ये मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 उसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इट इज़ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आत्मा है और दिल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड विथआउट दिस आर्टिकल अवर कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अ नलिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट हैं रिट्स या आर्टिकल 32 जिसमें ये मेंशन्ड है, तो उसके बारे में ये कहा गया और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है हमारे एक हमारा फंडामेंटल राइट है, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो चलिए रिट्स के बारे में देखते हैं। रिट्स जो है बेसिकली आपसे प्रीलिम्स में ज़्यादा पूछा जा सकने वाला टॉपिक है ये, चाहे यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो। इसमें बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये कि आप रिट्स कौन से आर्टिकल में इशू होता है, कौन इशू कर सकता है, ठीक है, और किसके पास क्या पावर है। दूसरा, रिट शब्द का मतलब क्या होता है और जो रिट्स हैं हमारे पास उन शब्द का क्या मतलब होता है। तीसरी चीज़ आपसे ये पूछी जा सकती है कि किस बॉडी के खिलाफ, पब्लिक बॉडी के खिलाफ या प्राइवेट पर्सन के खिलाफ या जुडिशियल बॉडी के खिलाफ कौन सी रिट इशू की जा सकती है। तो इस सारे डाउट्स जो हैं वो आपके इस वीडियो में एकदम क्लियर हो जाएंगे और आपको हमेशा के लिए रिट्स वाला टॉपिक जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग रिट्स का। सबसे पहले कोई भी शब्द जब आपके सामने आए तो आप पूरी एग्जामिनेशन में जो है वो एक चीज़ बना लीजिए, मंत्र बना लीजिए कि मुझे उस शब्द का मतलब बहुत अच्छे से आना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि वो शब्द कहाँ से आया है और उसका क्या मतलब है, ताकि आप मेंस में भी जब आंसर राइटिंग करें तो आप उसको अच्छे से यूज कर सकें। तो रिट्स की बात करते हैं। रिट्स का क्या मतलब है? रिट्स का मतलब होता है अ लीगल ऑर्डर टू डू और नॉट टू डू समथिंग इशूड बाय अ कोर्ट। ठीक है, तो रिट का मतलब है एक ऐसा लीगल ऑर्डर जिसके जरिए या कि किसी काम को करने के लिए कहा जा रहा है या किसी काम को नहीं करने के लिए कहा जा रहा है और ये कोर्ट द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है रिट शब्द का मतलब। अब ये हमने लिया कहाँ से है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं से ली गई हैं, तो इसको लिया है हमने इंग्लिश लॉ से। ये याद रखिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द इंग्लिश लॉ। तो ये हमारा हो गया पहला एक बेसिक रिट्स के बारे में। अब देख लेते हैं हम कि इसको इशू कौन कर सकता है। ठीक है, रिट्स को इशू कौन कर सकता है? तो रिट्स को इशू करने का पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल के अंदर इसको कर सकते हैं? वैसे तो ओवरऑल आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, लेकिन एमपीपीएससी की एक आदत है कि वो सब क्लॉज में घुसने लगता है। ठीक है, तो सब क्लॉज भी हम याद कर लेते हैं। आर्टिकल 32 सब क्लॉज 2 में और आर्टिकल 226 क्लॉज 1 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली रिट्स इशू कर सकते हैं। 1950 से पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था उससे पहले सिर्फ 3 हाई कोर्ट्स थे जो रिट इशू कर सकते थे। ठीक है, एंड वो थे कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। तो हमको रिट्स की हिस्ट्री भी पता चल गई कि कौन पहले इशू कर सकता था और कौन अब इशू कर सकता है। और मैंने आपको जैसे ही वीडियो के शुरुआत में भी बताया कि रिट्स जो हैं वो आर्टिकल 32 के अंदर इशू किए जाते हैं। एंड डॉक्टर अम्बेडकर हैज़ कॉल्ड दिस टू बी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बिना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये एक फैक्ट याद रखिएगा, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि विच आर्टिकल हैज़ बिन कॉल्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर अम्बेडकर, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट हैं। ही इज़ नोन एज द मॉडर्न मनु और द फाउंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए उनकी कहीं हर बात इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हम लोग याद रखेंगे, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आर्टिकल का जो है वो इम्पोर्टेंस बताया है एंड इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। ठीक है, इट इज़ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखिएगा, आर्टिकल 32 इट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अभी तक हम लोग जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वो दिया था, रूलिंग दी थी, डॉक्ट्रिन दिया था, जिसके अंतर्गत
आप मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक फीचर या मूलभूत ढांचे को नहीं बदल सकते हैं। अब आर्टिकल 32 जो है वो सिर्फ एक ही केस में सस्पेंड किया जा सकता है, दैट इज ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 32 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 359। 359 आर्टिकल के अंतर्गत इसको सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो दोनों रिट्स इशू कर सकते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी और कोर्ट को भी ऑथराइज कर सकते हैं रिट्स इशू करने के लिए, लेकिन एट प्रेजेंट पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही इसको इशू कर सकते हैं। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट इशू करते हैं उनके बीच में एक डिफरेंस है, ठीक है। तो उसके डिफरेंसेस को हम देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स इशू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए। लेकिन हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज ऑर्डिनरी लीगल राइट, तो दोनों के लिए कर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हाई कोर्ट का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है या हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, सॉरी, वो जो है वो बड़ा है सुप्रीम कोर्ट से। तो ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट एंड सुप्रीम कोर्ट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स। देन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस रिट ज्यूरिसडिक्शन को यूज करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 32 में ये आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन हाई कोर्ट जो है वो मना कर सकता है कि मैं रिट नहीं इशू करूंगा, ठीक है। तो हाई कोर्ट के ऊपर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कंपल्शन है कि इट कैन नॉट रिफ्यूज इट्स रिट ज्यूरिसडिक्शन। तो ये भी एक डिफरेंस है। हमने दो डिफरेंसेस देख लिए हैं, तो याद रखिएगा। अब कौन कौन से रिट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं और उनको इशू किया जा सकता है? तो 5 रिट्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। सबसे पहला है हेबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है सर्टियोररी एंड पांचवा है क्यो वारंटो। ठीक, तो ये हैं हमारे 5 रिट्स, इनको याद रखिएगा। देन अगर हम बात करें इन सारे रिट्स के जो शब्द हैं उनका मतलब देख लेते हैं, तो हमको ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहला है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि रिट्स का ऑप्शन दे देगा कॉलम 1 और कॉलम बी में और मैच कराएगा, ठीक है। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, मतलब हम आदेश देते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, यानी किसी काम को करने के लिए मना करना। देन वी हैव सर्टियोररी, टू बी इन्फॉर्म्ड और टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। तो इन्फॉर्म करना कि क्या हुआ है और उसको सर्टिफाइड करना, ठीक है। क्यो वारंटो मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, मतलब किस अधिकार से या किस क्षेत्र अधिकार क्षेत्र से आपने ऐसी कोई काम किया, ठीक है। तो ये पांचों चीज़ों शब्दों के हमने मतलब देख लिए। अब एक एक करके इनको देख लेते हैं कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है, हमने देखा टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक। तो जब भी कोई, अगर मान लीजिए कोई पब्लिक आदमी है या कोई पब्लिक बॉडी है या कोई प्राइवेट आदमी है, किसी दूसरे आदमी को बंदी बना ले या फिर उसको कहीं बाहर आने जाने ना दे, तो ऐसे केस में हम लोग हेबियस कॉर्पस का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड इट इज कंसीडर्ड एज बुलवार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को जेल में रखा गया है या लीगल अगर डिटेन किया गया है तब आप हेबियस कॉर्पस लगा सकते हैं, ठीक है। हेबियस कॉर्पस आप तभी लगा सकते हैं जब किसी को इलीगली डिटेन किया गया है, या मान लीजिए पुलिस आपको उठा के ले जाती है, तो आपके घर वाले जो हैं वो लगा सकते हैं हेबियस कॉर्पस कि भाई पुलिस हमको बताए कि वो पर्सन कहाँ है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा है हमारा मैंडेमस। इट इज़ अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पब्लिक बॉडी है, वो अपना काम नहीं कर रही है, तो ऐसे केस में आप कोर्ट में जा सकते हैं एंड मैंडेमस नामक रिट का यूज करके उसको फोर्स करवा सकते हैं कि वो अपना काम करे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देन वी हैव सर्टियोररी, और ये जो है ये क्या है, इसका क्या मतलब है? ये जो है एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करती है या ट्राइब्यूनल को, अगर उसने कोई ऑर्डर पास कर दिया है जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता था या उसने गलत ऑर्डर पास कर दिया है, तो सर्टियोररी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से जुडिशियल अथॉरिटीज़ के खिलाफ यूज़ किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर हाई कोर्ट जो है एक लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को
कैंसिल कर देता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जो है वो कब इशू किया जाता है, ये भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है, लेकिन ये फैसला देने से पहले कि जब उसको ये लगता है कि उन्होंने अपना क्षेत्राधिकार या ज्यूरिसडिक्शन क्रॉस कर दिया है या लिमिट को अपने क्रॉस कर दिया है, तब फिर ये प्रोहिबिशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रोहिबिशन और सर्ट्योरेरी के बीच में एक डिफरेंस ये याद रखिएगा कि सर्ट्योरेरी जो है वो ऑर्डर पास होने के बाद और प्रोहिबिशन जो है वो ऑर्डर पास होने के पहले, जैसे ही केस लगता है और आपको लगता है कि इसने इस कोर्ट का इसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोहिबिशन का, ठीक है। देन वी हैव क्यो वारंटो। क्यो वारंटो के केस में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक पब्लिक ऑफिस है, ठीक है, मान लीजिए जैसे कैग है, ठीक है, और किसी 10th पास आदमी को वहां पे बैठा दिया जाए भारत का कैग बना करके, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि वो 10वीं पास है या बिल्कुल ही नहीं पढ़ा लिखा है और आपने उसको बना दिया भारत का कैग, ठीक है। तो ऐसे केस में पब्लिक का कोई भी आदमी जाकर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि भाई इसको किस आधार पे बनाया गया है, ठीक है। सो टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस, ठीक है। छोटे मोटे ऑफिस के लिए नहीं कि किसी को चपरासी बना दिया है तो आप चले जाएं कि भाई इसको किस अधिकार से बनाया। हायर पब्लिक ऑफिस जैसे कैग का हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हो गया, पीएससी का चेयरमैन हो गया। जैसे तमिलनाडु में एक बार जो है वो पीएससी के मेंबर्स ऐसे लोगों को बना दिया गया था जो 12th पास भी नहीं थे, ठीक है। तो अब एग्जामिनेशन ग्रेजुएट्स का हो रहा है, उनको जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो 10th पास भी नहीं है, तो ऐसे केस में जो है फिर क्यू वारंटो का यूज किया जा सकता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि किसके किसके खिलाफ ये इशू किए जा सकते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के पब्लिक अथॉरिटीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड जुडिशियल बॉडीज। तो पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ 3 रिट्स इशू किए जा सकते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस एंड क्यो वारंटो, ठीक है। तो ये तीनों एकदम क्लियरली याद रखिएगा कि पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस एंड क्यो वारंटो। देन प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ सिर्फ एक हेबियस कॉर्पस एंड जुडिशियल बॉडीज या ट्राइब्यूनल या क्वेसी जुडिशियल बॉडीज के खिलाफ हमारे पास है 2, प्रोहिबिशन एंड सर्टियोरेरी, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं जेपीसी से, ठीक है। जुडिशियल बॉडीज, जे फॉर जुडिशियल बॉडीज, ठीक है, पी फॉर प्रोहिबिशन एंड सी फॉर सर्टियोरेरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जेपीसी। देन वी हैव प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ आप कैसे याद रख सकते हैं, सिंपल सा है, सिर्फ एक है हेबियस कॉर्पस, ठीक है। और पब्लिक अथॉरिटीज का है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस एंड क्यो वारंटो। तो ये थी हमारी रिट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो आपसे प्रीलिम्स या मेंस में पूछी जा सकती है। मेंस में जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखे तो वहां पर आप लिख सकते हैं कि वी हैव अ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अपने आंसर को बेटर करने के लिए आप इन शब्दों का और इन एग्जाम्पल्स का जो इस वीडियो में दिए गए हैं उसका यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।